नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले वीडियो तक हमने 6 दिसंबर तक के राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के मुद्दों को कवर कर लिया था। इस वीडियो के अंतर्गत हम 6 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक के राष्ट्रीय करंट अफेयर के कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में आगे बढ़ने के पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज भी है कि आपको पता होगा कि उड़ान आईएएस अकादमी के द्वारा जो टेस्ट सीरीज आयोजित किया जाता है उसका बुकलेट भी बाद में मार्केट में लाया जाता है। तो इसी के अंतर्गत जो पार्ट 1 है टेस्ट सीरीज का, इसको मार्केट में लॉन्च किया जा चुका है। आप चाहे तो इसको मार्केट से खरीद सकते हैं। यह आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होगा। चलिए, तो आज की वीडियो में आगे बढ़ने के पहले पिछले वीडियो में पूछे गए कुछ प्रश्नों पर नजर डाल लेते हैं। पहला प्रश्न आपको पूछा था कि हाल ही में किस भारतीय को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया गया है। ऑप्शन था आपके पास पराग मोहले, सुंदर पिचाई, उमेश वर्धन या पराग अग्रवाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पराग अग्रवाल। इनको नियुक्त किया गया है हाल ही में ट्विटर के सीईओ के रूप में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा था हमने, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहां आयोजित किया जाता है? तो यह आयोजित किया जाता है मेघालय में। इसको अच्छे से याद रखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय एथलीट निकाय वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है अंजू बॉबी जॉर्ज। आपको पता होगा भारत की लॉन्ग जंप की खिलाड़ी रही हैं, है ना। अगला क्वेश्चन था, किस महापुरुष की पुण्यतिथि को प्रत्येक वर्ष महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनकी पुण्यतिथि को मनाया जाता है महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में। ठीक, अगला क्वेश्चन था, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां आयोजित किया जाता है? तो यह आयोजित किया जाता है नागालैंड में। नागा जनजातियों से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण त्यौहार है और यह प्रारंभ हुआ है, इसको याद रखेंगे, डेट ईयर याद रखेंगे, वर्ष 2000 से इसको प्रारंभ किया गया है। और हॉर्नबिल जो पक्षी है ये नागा जनजातियों की जो लोक संस्कृति है उसमें महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ठीक, चलिए, तो आज का पहला टॉपिक शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक जुड़ा है एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से। यह व्यक्तित्व है सुनील अरोड़ा। नाम सुना होगा आपने, भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं और अभी हाल ही में चर्चा में है। क्यों चर्चा में है, आइए देखते हैं। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, ठीक है, देखिए ये जो इंस्टीट्यूट है इसको आइडिया के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना, IDEA। ठीक है, तो इस संस्था में सलाहकार बोर्ड में शामिल होने हेतु आमंत्रित किया गया है। ठीक, तो याद रखिएगा, आइडिया यानी कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस है, इसमें सलाहकार बोर्ड में शामिल करने के लिए किसको आमंत्रित किया गया है? सुनील अरोड़ा जी को। यहां पर आप फोटो में देख पा रहे हैं, यह है सुनील अरोड़ा जी। ठीक, सुनील अरोड़ा दिसंबर 2018 से अप्रैल 2021 तक देश के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अभी वर्तमान में कौन है? सुशील चंद्रा, आपने नाम सुना होगा उनका, है ना, सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा ये वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है। ठीक, आइए थोड़ा सा जान लेते हैं इस IIDEA यानी कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस है इसके बारे में। तो ये जो संस्था है वो वर्ष 1995 में स्वीडन में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है, यानी कि अलग अलग सरकारों के मध्य स्थापित किया गया एक संगठन है और दुनिया भर में स्थायी लोकतंत्र का समर्थन करने संबंधी एक मिशन है। यानी इसका मिशन यह है कि पूरी दुनिया में क्या स्थापित किया जाए? डेमोक्रेसी स्थापित किया जाए। ठीक है, डेमोक्रेसी को स्थापित करने के लिए कार्य करने वाली एक संस्था है जिसका नाम क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। यहां पर आप इसका लोगो देख पा रहे हैं। ठीक,
आगे पढ़ते हैं इसमें कि इस संस्थान को सलाहकारों के 15 सदस्यीय बोर्ड द्वारा संचालित किया जाता है। यानी इसमें सलाहकारों की कुल संख्या कितनी होती है? 15, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस संस्थान में वर्तमान में 34 सदस्य देश शामिल है। तो वर्तमान में इसके मेंबर कंट्रीज की संख्या कितनी है? 34। 34 देश है जो कि इसके सदस्य हैं। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री की रिपोर्ट। ये जो सिप्री की रिपोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में अमूमन यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये एक दिशा में ही रिपोर्ट जारी नहीं करता बल्कि अलग अलग स्थितियों के लिए जारी करता है। जैसे किस देश के पास कितना न्यूक्लियर बम है या जो पीस से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं उनसे रिलेटेड जो रिपोर्ट है वो जारी करने का काम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट करता रहता है। ठीक, तो अभी हाल ही में इसने एक रिपोर्ट जारी की है जो कि वैश्विक हथियारों के मार्केट से संबंधित है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि वैश्विक हथियारों के व्यापार पर नजर रखने वाले स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की एक रिपोर्ट के अनुसार 3 भारतीय कंपनियां वर्ष 2020 में संयुक्त हथियारों की बिक्री के मामले में दुनिया की शीर्ष 100 कंपनियों में शामिल हो गई है। तो भारत की 3 कंपनियां हैं जो कि ऐसे कंपनी के रूप में शामिल किए गए हैं जो कि सबसे ज्यादा हथियारों को बेचती है या हथियारों का निर्यात करती है। ठीक, ये 3 भारतीय कंपनियां कौन कौन है? तो देखिए, सबसे पहला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL। इसके बाद दूसरी कंपनी है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज और तीसरी कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL। वर्ष 2019 में भी हथियारों की बिक्री के मामले में इन तीनों को शीर्ष 100 में स्थान दिया गया था। ठीक, इसी में आगे पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन से देश अभी वर्तमान में शीर्ष पर है। तो सबसे पहले नंबर पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसकी सबसे ज्यादा कंपनियां जो है इस रिपोर्ट में शीर्ष 100 स्थानों पर काबिज है। दूसरे स्थान पर है चीन जिसका शेयर है 13%। और तीसरे स्थान पर है यूनाइटेड किंगडम जिसका शेयर है 7.1%। तो इसमें शीर्ष को आप याद रखिए कि अमेरिका, आपने सुना होगा कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो वॉर इकोनॉमी है, यानी कि जितने ज्यादा हथियार उनके द्वारा बेचे जाते हैं उनसे उनकी अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत होती जाती है। मूलतः ये जो उनकी अर्थव्यवस्था है वो आधारित होती है किस पर? वॉर प्रोडक्ट जो होते हैं, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो जो हथियार हैं, इन पर आधारित होती है। ठीक, भारतीय कंपनियों की अगर स्थिति देखें, ये जो 3 कंपनियां हैं है ना, इनकी स्थिति देखें तो सबसे पहला इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 1.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बिक्री के साथ 60वें स्थान पर है। ठीक, इसको याद रखेंगे, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.2% अधिक है। इसमें याद रखना है अपने को क्या कि इसके द्वारा कितनी की बिक्री की गई है। तो 1.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर। नाम क्या है कंपनी का? इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। दूसरा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 2.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ 42वें स्थान पर है, जो कि वर्ष 2019 की बिक्री से 1.5% अधिक है। ठीक, इसमें आप जो नोट्स बना रहे हैं उसमें इन तीनों का नाम लिखे और वर्तमान में कौन से रैंक पर हैं इसको लिखेंगे ये सिप्री की रिपोर्ट में। ठीक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये वर्ष 2019 की तुलना में हथियारों की बिक्री में 1.63 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ 66वें स्थान पर काबिज है। ठीक, तो यहां से आप बोल सकते हो कि ये जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ठीक है, ये 42वें स्थान पर है, जबकि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ये 60वें स्थान पर है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये 66वें स्थान पर है। तो ये क्रम भी आप याद रख सकते हैं। ठीक, 2020 में वैश्विक स्तर पर हथियारों की बिक्री में भारत की हिस्सेदारी 1.2% थी। सबसे इंपॉर्टेंट डेटा,
ठीक है, ये प्रीलिम्स में आने लायक डेटा है कि वर्ष 2020 में वैश्विक स्तर पर हथियारों की बिक्री में भारत की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत की रही है। तो कितने प्रतिशत की? 1.2% की, लगभग 1% की हिस्सेदारी भारत के द्वारा इसमें शामिल है। 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल हथियारों की बिक्री वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में 1.7% अधिक थी, जो दुनिया के कुल शीर्ष 100 कंपनियों का 1.2% हिस्सा था। ठीक, तो भारत के द्वारा कुल जो हथियारों की बिक्री की गई है वो कितने की गई है? 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की। क्लियर है? तो इसमें इंपॉर्टेंट आंकड़ा है ये तीनों, इनका रैंक क्या है, और एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा है भारत की हिस्सेदारी इस हथियारों की बिक्री में वैश्विक स्तर पर। तो कितना है? 1.2%। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अभी हाल ही में 56वें और 57वें क्रम के, यानी 56th क्रम के और 57th क्रम के ज्ञानपीठ पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो आइए देखते हैं किसको यह पुरस्कार मिला है। असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर को 56वां और कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो ने 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, यानी कि 56वां किसको मिला? असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर। देखिए, इसको यहां से दो तरीकों के क्वेश्चन पूछते हैं। पहला, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? ठीक है, किससे मिला? तो नीलमणि फुकन को मिला। ठीक है, कौन सी भाषा के कवि हैं? तो असमिया भाषा के हैं। ठीक, इसी प्रकार 57वें क्रम का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दिया गया है किसको? दामोदर मौजो को। दामोदर मौजो। और ये कौन सी भाषा के कवि हैं? तो याद रखिएगा, ये हैं कोंकणी भाषा के। कोंकणी जो है ये गोवा की राजभाषा है, आपको पता होगा। ठीक है, देश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ लेखकों को साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक, और ये जो पुरस्कार है वो देश के जो 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची के अंतर्गत संविधान में अधिसूचित है, उन भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य लेखन के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में, कौन है भाई ये। ठीक, तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये दिया गया है नीलमणि फुकन को। ये असमिया भाषा के लेखक हैं और यहां पर इनकी फोटो आप देख पा रहे हैं। इनकी रचनाएं हैं गुलापी जमुर लग्न और कोबिता। ये इनकी दो रचनाएं हैं, चर्चित पुस्तकों में से यहां से प्रश्न बनता है। ठीक, तो गुलापी जमुर लग्न और कोबिता ये किसकी रचना है? नीलमणि फुकन की रचना है। और ये कौन सी भाषा के लेखक हैं? तो असमिया भाषा के। इसी प्रकार दामोदर मौजो को भी देख लेते हैं। दामोदर मौजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ये कोंकणी भाषा के लेखक हैं और कार्मेलिन तथा सुनामी साइमन उपन्यासों और लघु कथाएं टेरेसा मैन एंड अदर स्टोरीज फ्रॉम गोवा के लिए जाना जाता है। ठीक है, इनका नाम प्रसिद्ध है क्यों? उपन्यास के क्षेत्र में और लघु कथा के क्षेत्र में। तो उपन्यास इनके दो हैं, एक का नाम है कार्मेलिन और दूसरे का नाम है सुनामी साइमन। लघु कथा का नाम क्या है? टेरेसा मैन एंड अदर स्टोरीज फ्रॉम गोवा। यहां पर आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये है दामोदर मौजो। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है मानवाधिकार दिवस। हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। क्यों मनाया जाता है? आइए देखते हैं। विश्व भर में लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य एक आदर्श विश्व के निर्माण में मानवाधिकारों के महत्व को रेखांकित करना है। यानी मानवाधिकारों का कितना महत्व होता है ये बताना इस मानवाधिकार दिवस को मनाने का उद्देश्य होता है। ठीक, तो ये प्रारंभ कब से हुआ ये भी देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाया था, जो कि मानवाधिकारों की रक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दस्तावेज है। और इसीलिए
इसी तारीख से मनाया जाता है क्या? विश्व मानवाधिकार दिवस। ठीक, मानवाधिकार की रक्षा के लिए जो संयुक्त राष्ट्र सभा है उसने इस दिन एक चार्टर अपनाया था, चार्टर, ठीक है, जिसको मानवाधिकार चार्टर कहा जाता है। इस चार्टर के माध्यम से ही जो यूएन है, ठीक है, वो जो यूएन है वो अपना कार्य करती है और ये देखती है कि इनके कार्यों से कहीं मानवाधिकारों का उल्लंघन ना हो। ठीक, तो ये एक पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाता है, ये यूएन के कार्यों में पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाता है। ठीक, तो इसे अपनाया गया था 10 दिसंबर 1948 को और इसी दिन से मनाया जाता है क्या? मानवाधिकार दिवस। कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, 10 दिसंबर को हर साल। वर्ष 2021 के लिए इस दिवस की थीम है इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। ये इसकी थीम है इस साल के लिए। यह थीम मानवाधिकारों की रक्षा के लिए समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांतों को बढ़ावा देती है। ठीक, ये इस थीम का महत्व है। तो ये यहां से इंपॉर्टेंट क्या है, कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और ये जो चार्टर है वो क्या है। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक फिर से एक चर्चित व्यक्तित्व से संबंधित है। चर्चित व्यक्तित्व में है रामानुजन पुरस्कार पाने वाली नीना गुप्ता। ठीक, यहां पर आप फोटो देख पा रहे हैं। हर साल मैथ्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए इस पुरस्कार से नवाजा जाता है कुछ चुनिंदा मैथमेटिशियंस को। आइए देखते हैं इस साल इनको क्यों दिया गया ये अवार्ड। यह पुरस्कार अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स द्वारा भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ के साथ संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है। ठीक, यानी इसको प्रदान करने में केवल इस संस्था का ही हाथ नहीं है, बल्कि भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का भी सहयोग है और अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ ये भी इसमें अपना योगदान करता है। ठीक, हाल ही में प्रोफेसर नीना गुप्ता को विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान में गणितज्ञ हैं और उन्हें एफाइन बीजीय ज्यामिति और कम्यूटेटिव बीजगणित में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है। तो इनका दो क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान है, एक एफाइन बीजीय ज्यामिति और कम्यूटेटिव बीजगणित। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं ये है नीना गुप्ता जी, जिनको अभी हाल ही में रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये गणितज्ञों को दिया जाता है, याद रखिएगा। और इस साल के लिए अच्छे से याद रखिए इस नाम को, नाम क्या है? नीना गुप्ता, प्रोफेसर नीना गुप्ता। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो काशी है, बनारस है, वहां पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शुभारंभ किया गया है, लोकार्पण किया गया है। और काशी का महत्व शायद मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, यह हिंदुओं का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और यहीं पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ जी का स्थान है। ठीक, तो आइए देखते हैं इसके बारे में। हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है। पहले चरण का अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ। परियोजना के हिस्से के रूप में 23 इमारतों, पर्यटक सुविधा केंद्र, वैदिक केंद्र, मुमुक्षु भवन, भोगशाला, शहर संग्रहालय, व्यूइंग गैलरी, फूड कोर्ट आदि का उद्घाटन किया गया है। देखिए, बनारस को गलियों का शहर कहा जाता है और जब लोग यहाँ पर काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आते थे तो वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती थी। तो इसी भीड़ से निजात पाने के लिए और साथ ही लोगों को सही से बाबा विश्वनाथ के दर्शन हो, इसके लिए इस कॉरिडोर को प्रारंभ किया गया है। इस कॉरिडोर के अंतर्गत कुल 23 इमारतों को शामिल किया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र शामिल हैं, वैदिक केंद्र शामिल है, मुमुक्षु भवन है और इस प्रकार से बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जिसको फिर से एक तरीके से बोला जाए इनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है और इन्हें फिर से बनाया जा रहा है। ऐतिहासिक महत्व की बहुत सारी इमारतें काशी विश्वनाथ प्रांगण में हैं, जहां पर जो आस्था का विषय है हिंदुओं का,
ठीक है, वो यहां पर मूर्ति के रूप में विद्यमान है। आगे देखते हैं इसमें इस मंदिर का परिचय। सन 1780 ईस्वी के बाद पहली बार इंदौर की मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र का जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, ये जो मंदिर है इसको वर्तमान स्वरूप में जो अहिल्याबाई होलकर जी हैं, है ना, इन्होंने बनवाया था। इसकी नींव मार्च 2019 में रखी गई थी। किसकी नींव? जो कॉरिडोर बन रहा है उसकी। इस परियोजना की परिकल्पना तीर्थ यात्रियों के लिए आसानी से सुलभ मार्ग स्थापित करने हेतु की गई थी, जिन्हें गंगा में डुबकी लगाने और मंदिर में पवित्र नदी का पानी चढ़ाने के लिए भीड़ भाड़ वाली सड़कों से गुजरना पड़ता था। ठीक, मैंने आपको बताया कि यहाँ की सड़कें बहुत पतली थी, तो इस सड़कों को चौड़ीकरण किया जा रहा है। ठीक, परियोजना पर काम के दौरान 40 से अधिक प्राचीन मंदिरों को फिर से खोजा गया। उनकी मूल संरचना में कोई बदलाव नहीं करते हुए उन्हें बहाल किया गया। आपको बताया मैंने कि ऐतिहासिक महत्व की बहुत सारी इमारतें यहां पर है जिनको फिर से इनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। ठीक, इस कॉरिडोर का महत्व क्या होगा? तो ये जो कॉरिडोर है वो प्रतिष्ठित काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा नदी के घाटों को जोड़ता है। और काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। आपको जैसा कि मैंने बताया कि 12 जो ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है। मंदिर पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो शिव मंदिरों में सबसे पवित्र है। यह तीर्थ यात्रियों और यात्रियों को चौड़ी साफ सुथरी सड़कें तथा गलियां, चमकदार स्ट्रीट लाइट के साथ बेहतर रोशनी एवं स्वच्छ पेयजल जैसी सुविधाएं प्रदान करके पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेगा। तो देखिए यहां पर आपको फोटो दिखा देता हूं। यह कुछ ऐसा मंदिर का प्रांगण बनाया जा रहा है। ठीक, वो काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है और उसके प्रांगण को इस तरीके से बनाया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। चलिए, तो अब आते हैं हमारे अगले सेक्शन में जो है प्रश्नोत्तर का सेक्शन। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस में सलाहकार बोर्ड में शामिल होने हेतु आमंत्रित किया गया है? ऑप्शन है सुनील अरोड़ा, सुशील चंद्रा, विनय कटियार या अनंत अरोड़ा। तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की एक रिपोर्ट के अनुसार 3 भारतीय कंपनियां वर्ष 2020 में संयुक्त हथियारों की बिक्री के मामले में दुनिया की शीर्ष 100 कंपनियों में शामिल है। इन 3 भारतीय कंपनियों में कौन सी कंपनी शामिल नहीं है? तो ऑप्शन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, भारत एरोनॉटिक्स लिमिटेड या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन है दामोदर मौजो, नीलमणि फुकन, रमाशंकर शर्मा या रामविलास दीवान। तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करेगा क्योंकि 2 पुरस्कार जो है एक साथ दिए हैं, 2 क्रम एक साथ है ना, 56वां और 57वां। तो इसको एकदम अच्छे से एकदम कीन स्टडी करिएगा इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन दामोदर मौजो, नीलमणि फुकन, रमाशंकर दीवान या रामविलास दीवान। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर या 11 दिसंबर। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ये थे 6 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक के राष्ट्रीय समसामयिकी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।